हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन शर्मा। आज हम लोग 10 कदम सीरीज में चैप्टर 4 दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया है, इस सीरीज में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और इस चैप्टर का नंबर 1 क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक नॉट। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बेसिक पीछे का बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए, हमें ये पता है, देखिए जैसे पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो ये आते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। ये बीच में आते हैं डी ब्लॉक, और यहां नीचे डी ब्लॉक के नीचे आते हैं एफ ब्लॉक, और बेटा यहां आते हैं पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट है डी ब्लॉक, इसीलिए डी ब्लॉक को हम लोग क्या कह देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। अब यही ट्रांजिशन एलिमेंट अब दो टाइप के बन जाते हैं। देखिए, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इन्हें हम दो टाइप में बांट लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर करता हूं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक होते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, और दूसरे होते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए, यहां पर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या है, उसको समझिए कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको फॉलो करते हैं। अब उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आता है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, वो आता है अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स। मतलब एक कम से कम एटलीस्ट 1 डी ऑर्बिटल ऐसी होनी चाहिए जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, आइदर इन एटॉमिक फॉर्म, आइदर इन एटॉमिक फॉर्म और इन आयनिक फॉर्म। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए, जैसे जैसे यहां बताता हूं आपको कि मेरे पास जैसे ये क्वेश्चन था। देखो, आपको क्वेश्चन में मैंने दो क्वेश्चन दिए, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। देखो, इसमें ये कहा गया है कि स्कैंडियम तो ट्रांजिशन एलिमेंट है जबकि जिंक नहीं है। पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको। फिर इसमें एक क्वेश्चन और इंक्लूडेड किया है मैंने कि सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में मतलब मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करेंगे। ये जो टॉप 10 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, ये तो आपको करने ही करने हैं। इस सीरीज के बाद मैं लेकर आऊंगा धुरंधर सीरीज, उसमें हम लोग केवल टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और 10 चैप्टर हैं आपके यहाँ, तो टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। 23-24 क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, तो आप इन सीरीज का एक भी वीडियो मिस ना करें। अब देखिए, जैसे मेरे पास है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 21। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो देखिए, मैं ऐसे लिख देता हूं। कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आता है कुछ, आर्गन 18 4s2, और ये आता है 3d1, ये 3d1। अब आप देख सकते हैं कि स्कैंडियम में ग्राउंड स्टेट में ही, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? एटॉमिक फॉर्म में ही डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब स्कैंडियम कैसा एलिमेंट हो गया? टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। अच्छा, वहीं अगर मैं जिंक लेता हूं, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30। देखिए, आर्गन 18, दिस इज 4s2 एंड दिस इज 3d10। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है आर्गन 18 4s2 3d10। आप देख सकते हो जिंक की एटॉमिक फॉर्म में तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, अगर मैं जिंक की आयनिक फॉर्म ले आऊं, जैसे Zn+2, तो आप लोग बताइए जरा मुझे, अब मैं ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालूं? 4s से निकालूं या 3d से निकालूं? आप सच सच बताइए, बिना देखे मुझको आंसर करिए, कमेंट में जरूर बताइए कि 4s से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन या 3d से। तो ऑब्वियस बात है, जो आउटर मोस्ट सेल होगी वहां से निकलेंगे।
अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा देखो, आर्गन 18 4s 0 और बेटा यहां बनेगा 3d10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा मुझे बताइए, ये इस सॉरी 3d10, ये इसकी एटॉमिक फॉर्म है, ये इसकी आयनिक फॉर्म है, और दोनों ही फॉर्म में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका मतलब जिंक एक नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो यहां से टिपिकल और नॉन टिपिकल क्लियर हो गया आपको। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि स्कैंडियम तो है, जिंक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बीच में ऐसे लाइन खींचें, यहां लिखेंगे जिंक, सॉरी स्कैंडियम, यहां लिखेंगे जिंक, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आपकी बोर्ड की कॉपी में रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, जितना आप लोग हाईलाइटेड करके पॉइंट वाइज लिखेंगे, उतनी आपकी कॉपी में कम टाइम लगेगा और उतने अच्छे मार्क्स आपके आने के चांसेस रहेंगे। तो पैराग्राफ राइटिंग से बचिएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। एक छोटा सा वो बताता हूं आपको, देखिए एग्जामिनर आपको मार्क्स देने के लिए नहीं बैठा है, पहली बात तो ये जान लीजिए। एग्जामिनर का काम है आपके मार्क्स को कट करना। जितना टाइम एग्जामिनर आपकी कॉपी में देगा, वो उतने मार्क्स आपके काटेगा। तो कॉपी में रिप्रेजेंटेशन के बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी पैराग्राफ आप लोग कोई भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, अगर आपको 2 लाइन से ज्यादा लाइन लिखनी पड़ रही है, तो आप वहां पर पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये ट्रिक है बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या था कि सिल्वर जो है, सिल्वर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, देखो सेम कॉपर जैसे, यहां पर आता है 5s1, सॉरी ये बनता है 5s1 और 4d10, ठीक है। अब अगर मैं Ag प्लस करता हूं, तो ये बन जाएगा 5s0 4d10। अगर मैं Ag +2 करता हूं, तो ये बन जाएगा 5s0 और 4d9। तो अब आप देख सकते हैं कि सिल्वर की आयनिक फॉर्म में अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब सिल्वर कैसा हो गया, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 एलिमेंट हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब आप एक चीज समझिए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है। जैसे ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इस एटम के पास मान के चलो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस एटम के पास भी ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में ओवरलैपिंग करेगा, ये इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। अच्छा अगर मान लीजिए केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो ऐसे ओवरलैपिंग होगी, 2 होंगे तो, 3 होंगे तो, 4 होंगे तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। इसका मतलब उतना अच्छा क्रिस्टल वो बन रहा होगा, उतनी अच्छी हीट ऑफ एटमाइजेशन होगी और उतनी ही अच्छा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव unpaired d electrons, unpaired d electrons, so have large number of, ये लिखना बहुत जरूरी है, large number of unpaired d electrons, so their extent of overlapping is more। अब एक चीज समझ लेना आप लोग कि हीट ऑफ एटमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, melting point is directly proportional to heat of atomization, and heat of atomization is directly proportional to number of unpaired electrons। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा यहीं से पूछ लिया जाएगा कि जिंक की हीट ऑफ एटमाइजेशन अपने पीरियड में सबसे कम क्यों है, क्योंकि आप एक चीज देखो, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, देन आयरन,
कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। अब मैं आप इनके डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं। देखो, ये बनेगा 3D1, 3D2, 3D3। ये बनता है बेटा एक्सेप्शनली 3D5। इट इज ऑल्सो 3D5। दिस इज 3D6, 3D7, 3D8, एक्सेप्शनली 3D10, और ये भी बनता है 3D10। अब आप एक चीज देख रहे हो, यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो सबसे कम हीट ऑफ एटमाइजेशन किसकी होगी? जिंक की होगी। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्रोमियम की और मैंगनीज की सबसे ज्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग वाइल Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग। अब एक चीज आप लोग समझिए कि कोई भी आयन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना क्यों चाहता है, वो एक चीज समझो। देखो, मान लो मेरे पास एक आयन है Mn पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो ये क्या बन जाएगा? देखना, Mn+1 पॉजिटिव, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो यहां पर ये जो Mn पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है भैया? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहा है? क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, इसीलिए कर रहा है। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, तभी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अच्छा, आप देखिए, अगर ये Mn पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, अच्छा गेन कर लेगा तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो Mn-1 कर देता हूं मैं इसको। दिस इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ये काम भी कब हो रहा होगा? जब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी? ज्यादा आ रही होगी। तो इस केमिस्ट्री में सारा जो खेल है ना, वो सारा खेल है बेटा स्टेबिलिटी का। कोई भी आयन अपने से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तभी बदलना चाहता है जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो, या कोई भी आयन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना तभी चाहेगा जब उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। अब यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा है? देखो कि यहां पर ये क्वेश्चन है कि ये है क्रोमियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब क्रोमियम 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, तो देखो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 4s1 3d5। अब क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और D से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इसका मतलब क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्रोमियम 2 पॉजिटिव का, वो आएगा 3d4, ठीक है। अच्छा, अगर इधर मैं Mn+3 की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25, तो ये भी बनता है देखो 4s0 और 3d4। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, देखिए, और ये भी सेम है। अगर ये 3d4 को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, मतलब यहां इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा? 3d5, और ये क्या होगा? Mn+2। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लेकिन क्रोमियम के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। क्रोमियम तो उल्टा ये चाह रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे और ये क्या बन जाए? ये 3d3 बन जाए। तो ये एकदम कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर क्यों शो कर रहा है? मैंने आपको क्वेश्चन समझाया अभी। Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d4, Mn3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d4। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और दोनों ही स्टेबल होना चाहते हैं। 3d4 कब स्टेबल होगा? जब वो 3d5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंगनीज तो 3d4 से 3d5 में होना चाहता है, लेकिन क्रोमियम नहीं होना चाह रहा है। क्रोमियम 3d4 से 3d3 होना चाह रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो एक चीज अब याद रखिए यहां पर बेटा, क्रोमियम के केस में होती है स्प्लिटिंग। क्रोमियम के केस में क्या होती है? स्प्लिटिंग। देखो, ये जो हमारे पास 5d जनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं, ये है देखो 1 2 3 और ये 4। ये जो 5d जनरेट ऑर्बिटल हैं बेटा, ये हो जाती हैं स्प्लिट। नीचे आती हैं T2g और ऊपर आती हैं Eg।
यहां पर आपके पास है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, देखो ये T2G4 है। और अगर ये अब देखना, ये अलग सबसेल की तरह काम करेगी और नीचे वाली अलग सबसेल की तरह काम करेगी। T2G कोशिश करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके T2G3 बनाना, तभी तो ये हाफ फिल्ड हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी कितनी ऑर्बिटल आ रही हैं, 3, और 3 ऑर्बिटल में अगर हाफ फिल्ड होना है तो 3 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। कुल मिलाकर ड्यू टू स्प्लिटिंग, अब मैं अगर इसको समराइज करूंगा, मैंगनीज के केस में ऐसी स्प्लिटिंग नहीं होती है, तो ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये पूरा लिखेंगे आप लोग। फिर यहां पे बताता हूं, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals, splitting of d orbitals in chromium, its T2G4 converts into T2G3, while in Mn+3 this splitting does not happen. Does not happen. ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवेलेंट कैटायन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। अब आप देखिए, डाइवेलेंट है, इसका मतलब +2, एटॉमिक नंबर 25 है, तो ये एटॉमिक नंबर 25, तो सीधी सी बात है, ये क्या है, ये मैंगनीज है, और इसके ऊपर आ रहा है +2। अब देखो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, ये बनता है बेटा आर्गन 18, दिस इज 4s2, और यहां बनता है 3d5। ये बनता है, और 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो मेरे पास ये आ गया बेटा आर्गन 18, मैं यही बता देता हूं। अब मेरे पास आ गया आर्गन 18, 4s0 और ये 3d5। अब आप देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 5, और आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का एक फॉर्मूला पता है, दिस इज म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है, याद रखिएगा। और इसके लिए अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूं तो देखो √5 5+2, दिस इज √35, और बेटा ये आ जाएगा लगभग 5.9 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए जरा। देखो यहां मैं बनाता हूं लेंथेनॉइड्स का, लेंथेनॉइड 6th सेल में प्रेजेंट होते हैं, 6 में, और यहां बनाता हूं मैं एक्टिनोइड, और यहां पर ये 7। अब देखना जरा बेटा, यहां पर ये है 6, ये है 5, ये है 4। बेटा यहां पर F इलेक्ट्रॉन होते हैं 4f वाले, और यहां पर F इलेक्ट्रॉन होते हैं 5f वाले। ठीक है, लेंथेनॉइड एक्टिनोइड में ये पहला डिफरेंस तो ये हो गया। यहां पर 4f शील्ड प्रोवाइड करेगा, शील्डिंग प्रोवाइड करेगा, देखो शील्डिंग, और यहां पे प्रोवाइड करेगा 5f। अब हम लोग जानते हैं शील्डिंग किसकी वीक है, 5f की पुअर शील्डिंग पावर है। अच्छा 5f की पुअर शील्डिंग पावर है, इसका मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर शिफ्ट होना चाहेंगे, मतलब हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस तरह से ये 2 इंपॉर्टेंट कारण है, देखो एक तो हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एक्टिनोइड्स में, दूसरा पुअर शील्डिंग पावर है 5f सब सेल की। इस वजह से एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट होगा एज कंपैरिजन टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन गिविंग रीजन। देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है और कलरफुल भी है।
The enthalpy of atomization of transition metals are high due to higher number of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो सारा कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक, कलरफुल और हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी। ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, सेम कारण है यही। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। इसको समझिए आप, ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं? देखो पहला कारण है, एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि हम जानते हैं डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, n-1s और n-1d और ns के इलेक्ट्रॉन्स इजीली जो है ट्रांसफर किए जा सकते हैं। दूसरा, पाउडर्ड फॉर्म में लार्जर सरफेस एरिया है, पाउडर्ड फॉर्म लार्जर सरफेस एरिया। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल से। ये तीन मेन रीजन है कि ये अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ये अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ बोर्ड में बहुत आते हैं कि एक क्वेश्चन के 5 पार्ट दे दिए तो 5 मार्क का क्वेश्चन एक ही बन जाता है पूरा पूरा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, व्हाई आर सच कंपाउंड्स वेल नोन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये मेरे पास आयरन का क्रिस्टल है। अब आयरन के जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। आप इनको कितना भी क्लोजली पैक्ड कर लीजिए, इनके बीच में खाली जगह तो बची रह ही जाएगी। और इस खाली जगह में, ये जो खाली जगह देखो, ये जो खाली जगह है बेटा, इसमें स्मॉलर साइज्ड एटम, स्मॉलर साइज्ड एटम कौन कौन से? हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये इसमें फिक्स हो जाते हैं। अब एक चीज समझो, अब यही क्यों बना रहे हैं, ट्रांजिशन एटम्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक तो इनका क्रिस्टल लैटिस हार्ड होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्रिस्टल लैटिस हार्ड है। दूसरा, क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग। और तीसरा, दे हैव वॉइड्स, इनके बीच में खाली जगह है, दे हैव वॉइड्स। और इन वॉइड्स में ये स्मॉलर साइज जो एटम्स हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं। अब जो नया कंपाउंड बनेगा वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होगा, वो ज्यादा हार्ड होगा, रिजिड होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी लगभग पेरेंट मेटल के बराबर होगी, रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो सकती है। तो ये आयरन में जब कार्बन की मिक्सिंग कर देते हैं तो ये स्टील बन जाता है, स्टील। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर कि हमारे पास जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं। देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इसमें ये जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आता है प्लस में, बाकी सब का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आता है। तो अब मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि पोटेंशियल किससे रिलेटेड है। देखो, जैसे मेरे पास ये मेटल है, ठीक है, ये कोई मेटल है, ट्रांजिशन मेटल मान लीजिए इसको। और अगर मैं इस ट्रांजिशन मेटल को आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में लेकर आऊं तो मुझे देना पड़ेगा बेटा हीट ऑफ एटोमाइजेशन। और हीट ऑफ एटोमाइजेशन देनी पड़ रही है, इसका मतलब कैसा साइन आएगा बेटा? यहां आएगा पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन आएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब यहां पर मुझे इसके इलेक्ट्रॉन्स निकालने, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो मैंने बेटा यहां प्रोवाइड किया आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और ये मिल गया मेरे को M पॉजिटिव। एक और आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने प्रोवाइड की इसको, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, तो बेटा ये मिल गया M2 पॉजिटिव गैसियस फॉर्म। हम लोग जानते हैं आयंस जो है वो गैसियस फॉर्म में स्टेबल नहीं रहते, वो एक्वस साइन में जाते हैं। तो अब यहां पर जो हीट निकलेगी एक्वस और यहां +2, बेटा उसे बोलेंगे हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन। और हीट ऑफ हाइड्रेशन निकल रही है, इसका मतलब कैसा साइन आएगा? माइनस का। अब मैं आपको इनकी वैल्यू बताता हूं, लगभग वैल्यू बताता हूं। ये आती है +339, ये आती है लगभग 700
के आसपास, ये आती है 1900 के आसपास, आगे पीछे हो सकती है, और बेटा ये होती है 2121 के आसपास। ठीक है, तो ये मैंने सारी वैल्यू आपको बताई। अब इस चेंज में जो टोटल हीट ऑफ रिएक्शन निकल रही है, देखना जरा, हीट ऑफ रिएक्शन टोटल 339, लगभग 700 और लगभग 1900। ऐसे देखिए 1900, ये आ रही है बेटा 2939, और ये इसमें से माइनस करना है हमको, 2939 में से 2121, तो ये प्लस में आ जाएगा मेरे पास प्लस 818। ठीक है, अच्छा अब डेल्टा एच आर प्लस में आ रही है, इसका मतलब वी हैव टू सप्लाई द हीट फॉर दिस चेंज। हमें, अच्छा ये मैंने पर्टिकुलर कॉपर के लिए बताया है आपको, तो कॉपर के लिए डेल्टा एच ड्यूरिंग द टू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना आ रहा है आपके पास, प्लस 818। मतलब अगर आप, मैं यहां बताता हूं इसको, आपको ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे बताएंगे। देखो, कॉपर से अगर आप कॉपर +2 बनाते हैं तो डेल्टा एच आर आ रहा है आपके पास +818। इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर के लिए कितना आएगा, माइनस में। अगर हीट ऑफ रिएक्शन प्लस में है तो इसका मतलब आपको हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, मतलब ये पोटेंशियल नेगेटिव में ही आएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर के लिए क्या आएगा, नेगेटिव में। और अगर मैं इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रूल लगाऊं यहां, अगर मैं इसको अब लिख दूं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिख दूं अगर इसको, तो बेटा ये आ जाएगा प्लस में 0.34, यहां है माइनस में 0.34। तो ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, क्योंकि यहां पर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ना, वो उतनी सफिशियंट नहीं है। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब है हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ दैट गैसियस आयन। तो ये हीट इतनी एक्सेस में नहीं है कि हमने जो हीट सप्लाई करी है उसका ओवरकम किया जा सके। ऐसे मान के चलो कि मैंने 150 रुपए खर्च किए, ठीक है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन में मेरे को 150 रुपए से ज्यादा अगर मिलते तो ये चेंज फेवरेबल होता, लेकिन मुझे मिले हैं केवल 100 रुपए, तो 50 रुपए तो मेरी जेब से लग गए यहां पर। इसका मतलब ये चेंज फेवरेबल नहीं है। तो ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, ड्यू टू लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर +2 आयन। बात आई समझ में। तो ये पूरा ऐसे चार्ट बनाकर आप लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसप्रपोर्शनेशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है कि ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट is getting oxidized and reduced itself, ठीक है। जैसे मैं इसके एग्जांपल बताता हूं। डेफिनेशन होगी द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच द सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इटसेल्फ। जैसे मैंने लिखा देखो, Cl2 और पानी के साथ रिएक्शन करा दो इसके, तो बेटा ये आपको मिलेगा HCl प्लस HOCl। अब देखना जरा, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पे 0, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां क्या है, देखो ऑक्सीजन की -2 है, तो हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की +1। अब आप देख सकते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो और सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, उसे क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड, देखिए इट विल डिसोसिएट, इट विल डिकम्पोज इनटू H2O + O2। देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा परऑक्साइड में आती है -1, यहां आ रही है -2, तो यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सेम ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड
एंड द सेम ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें मैंने KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को इंक्लूड नहीं किया है। उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको वो छोटा सा पूरा एक चार्ट बना के बताऊंगा कि KMnO4 और K2Cr2O7 को आपको पढ़ना कैसे है। तो ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दैट यू हैव टू लर्न बिफोर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। थैंक यू।